वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी नया टॉपिक है हमारे लिए, हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल कर चुके हैं। जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो गाइज वेलकम टू द चैनल। और मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे एफएम पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसके मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस बना के अपलोड कर चुकी हूँ, जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, कैपिटल बस्टिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो हम कर चुके हैं, लिवरेज वगैरह। अगर आप उन सबको देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको ढेरों सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें मैंने आपको थ्योरी भी कराया हुआ है आपके, क्योंकि एग्जाम में केवल और केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आते, थ्योरी भी आती है। तो थ्योरी भी आपको साथ लेके चलना है। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं थ्योरी वाले भी, तो हम वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर हमारा चल रहा है और इसमें हमने कॉस्ट ऑफ डेब्ट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ डेब्ट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल्स का टॉपिक कवर किया है। आज हम करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया था, पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी, जैसे हमेशा कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले देती हूँ, कि जो कंपनी होते हैं उसके सोर्सेज ऑफ फंड जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जैसे आपको पता है बहुत सारे सोर्सेज ऑफ फंड हो सकते हैं। जैसे पहला होता है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स एक फंड है, सोर्सेज ऑफ फंड है डिबेंचर्स। प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में मैंने आपको डिफरेंस बताया था ना, इक्विटी और प्रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है। और क्या होता है, इक्विटी होता है, इक्विटी शेयर्स, और रिटेन अर्निंग भी होता है। ठीक है, ये सब एक कंपनी के सोर्सेज होते हैं फंड्स लाने के लिए। जो जो फंड्स हम अपने बिजनेस के लिए, अपने फर्म के लिए, अपने काम के लिए, अपने व्यवसाय के लिए लेकर आते हैं, फंड्स पैसा लेकर आते हैं, प्रोक्योर करते हैं पैसे को, तो वो कौन कौन से सोर्सेज है जो कि हम लेकर आते हैं, जहां से हम लेकर आते हैं। डिबेंचर के थ्रू ला सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग। अब इन सब पे जो आप लेकर आते हो फंड्स, तो कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, फ्री में तो नहीं मिलता है ना। जैसे डिबेंचर पे हम इंटरेस्ट देते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स पे हम डिविडेंड देते हैं, इक्विटी शेयर्स पे भी हम डिविडेंड देते हैं, और रिटेन अर्निंग का भी एक कॉस्ट होता है, मैंने आपको बताया था। अब आप सोचते हैं कि रिटेन अर्निंग तो वो होता है मैडम जो हम साइड बाय साइड रखते रहते हैं, बांटते नहीं एज अ प्रॉफिट, तो उसका क्या कॉस्ट हो सकता है। लेकिन नहीं, मैंने आपको कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी समझा रखा है। अब मैं इस लेक्चर में नहीं समझाऊंगी, वीडियो देखो बहुत लंबा हो जाएगा ड्यूरेशन, तो नहीं, इस लेक्चर में कवर नहीं कर रही हूँ मैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, बट मैंने कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी आपको करा रखा है। ठीक है, थ्योरी सीरीज में देखना, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग मैंने कराया हुआ है आपको। अगर नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो इन सब पे जो हमें पे करना पड़ता है, दैट इज नॉट कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस कैपिटल हमें कितना कॉस्ट इनकर्ड करा रही है। ठीक है, उसके लिए जो मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है, दैट इज कॉस्ट। डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, दैट इज कॉस्ट। प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड मांगते हैं, दैट इज कॉस्ट। इक्विटी शेयर्स डिविडेंड मांगते हैं, दैट इज कॉस्ट। रिटेन अर्निंग का भी कॉस्ट होता है जो मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, तो डिबेंचर्स पे कॉस्ट होता है हमारा इंटरेस्ट, प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड, इक्विटी में भी डिविडेंड। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी की बात करेंगे, डिविडेंड हम टॉपिक अच्छे से कर चुके हैं, तो आज के इस लेक्चर में डिविडेंड पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। प्रेफरेंस शेयर्स का टॉपिक भी हम कर चुके हैं, लेकिन ये शेयर्स है, दोनों में क्या डिफरेंस है तो आई विल टेल यू। प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, अगर मैं आपको बताऊं कि इसका जो डिविडेंड होता है वो डिटरमाइन होता है, हमें पता होता है कि 8%, 9%, 6%, जो भी हमने डिटरमाइन किया होता है वो होता है, पता होता है हमें। बट इक्विटी शेयर्स का नो, इक्विटी शेयर्स में तो हम कुछ डिटरमाइन नहीं करते, क्योंकि आपको पता है अगर कोई भी कंपनी सबसे पहले अपना वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, जैसे ये सभी लाइन में लगे हुए लोग, तो पहले नंबर डिबेंचर्स का आता है, देन प्रेफरेंस शेयर्स का नंबर आता है, फिर इक्विटी वालों का नंबर आता है। प्रेफरेंस शेयर्स में किसी शेयर्स को प्रेफरेंस दे रहा है कि पहले आपकी बारी आएगी, देन इक्विटी वालों की, तो पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स वालों को मिलता है और उसके बाद इक्विटी वालों को मिलता है। तो इक्विटी वाले देखो कितना रिस्क बियर करते हैं, और इसीलिए ही ये हमारे बिजनेस के प्योर रियल शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, तो पहली बारी किसकी आती है, प्रेफरेंस शेयर्स की आती है, अब इक्विटी वालों की बारी बाद में आती है। तो प्रेफरेंस शेयर्स में तो डिविडेंड डिटरमाइन होता है कि 9% देना है या 10% या 2%, बट इक्विटी वालों की तो कोई भी ऐसे डिटरमाइन नहीं होता है ना। तो इसका कॉस्ट कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, लेकिन फिर भी कुछ मेथड है जिसके थ्रू हम इनका कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाले टॉपिक में इसमें हम यही सीखेंगे कौन कौन से मेथड है कि जिसकी मदद से हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो यही हमें देखना है। बाकी मैंने आपको भी बताया था कि प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में डिफरेंस भी होता है, आपको पता है। प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स एक नहीं होते हैं, दोनों में फ़र्क होता है। सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि कभी भी अगर कुछ भी प्रॉफिट डिविडेंड बढ़ता है तो सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर्स वालों को मिलेगा, देन इक्विटी को मिलेगा, इसके बाद इक्विटी वालों की बारी आती है। दूसरा डिफरेंस मैंने ये बताया था कि कभी भी अगर कोई भी कंपनी खत्म होती, डिसॉल्व होती, वाउंड अप करते तो सबसे पहले हक प्रेफरेंस वालों को मिलेगा, देन इक्विटी वालों की बारी आएगी। तो ये सबसे बड़े जो मेजर डिफरेंस होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स को लेकर, और आपको ये दोनों बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक देखो, प्रेफरेंस शेयर्स भी हम कर चुके हैं, और आज का हमारा टॉपिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए जो मेथड है मैं आपको वो बताती हूँ, कौन से मेथड है और किस तरीके से करेंगे। मुझे पता है वीडियो में बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे मेरे को पता है थोड़ा वीडियो में शोर हो जाता है, क्या करें, कितना ही कंट्रोल करो, कितना ही ध्यान रखो, कितना ही कोऑर्डिनेट करो, थोड़ा हो जाता है। आई एम सो सॉरी। सो स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में क्या लिखा हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास कौन सा बुक है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मेरे पास डीके गोयल का बुक है। ये डीके गोयल का बुक जो है बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और बुक है तो आप उससे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो देन यू कैन प्रेफर द 10 ईयर, आप 10 ईयर ले सकते हैं, तो वो भी आप सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये मेरे पास डीके गोयल का बुक है, मैं इसमें से करा रही हूँ। यहाँ पे टॉपिक है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल। तो थोड़ा सा रीड करते हैं, तो बहुत बड़ा, हम इसे थोड़ा बहुत रीड करते हैं और फिर मैं आपको मेथड बताती हूँ कौन कौन से मेथड्स हैं और किस तरीके से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होंगे। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल इज मोस्ट डिफिकल्ट एंड कंट्रोवर्सल कॉस्ट टू मेजर। दिस इज सो because unlike cost of debt and cost of preference capital, there is not any stipulated rate of return which has to be paid on equity capital. समझ गए। यहाँ पे कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल का कॉस्ट निकालना डेट इज डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मोस्ट डिफिकल्ट है। जैसे क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि जैसे कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर या कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में एक रेट हमें गिवन होता था कि पर्टिकुलरली इतने रेट पे आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड देना है, लेकिन इक्विटी वालों में ऐसा कोई रेट या डिविडेंड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई रेट या गिवन तो होता नहीं है, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स का कॉस्ट निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। द रेट ऑफ इक्विटी डिविडेंड वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर। यस, जो आज डिविडेंड मिल रहा है जरूरी नहीं अगले साल में वही मिले, अगले साल हो सकता है कम मिले, हो सकता है ज़्यादा मिले, हो सकता है मिले ही ना, ठीक है। तो ये आपको कोई फिक्स तो होता नहीं है कि जो आज मिल रहा है वही आपको मिलता रहेगा, ऐसा भी नहीं होता। फ्रॉम ईयर टू ईयर डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट्स अर्न बाय अ कंपनी एंड, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, ये आपको अंडरलाइन कर देती हूँ, एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डायरेक्टर्स। इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग फॉर अ कंपनीज टू पे डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। हाँ, ये हमें पता है, कोई बाइंडिंग तो नहीं है। अगर कंपनी ने अगर किसी साल नहीं कमाया है तो वो डिविडेंड नहीं देगी उस साल, ठीक है। तभी मैंने बोलता है, मैं हमेशा बोलती हूँ, जो डिविडेंड वगैरह जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, ये जो होते हैं इनकी एक्सपेक्टेशन हाई होती है, रिस्क इसमें जो है हमारा कम होता है। कंपनी के टर्म्स में अगर देखा जाए डिवेंचर सस्ता होता है लेकिन रिस्की होता है। रिस्की क्यों होता है, क्योंकि उस पर हर बार इंटरेस्ट आपको देना ही, चाहे आपने अर्न करा हो या ना करा हो। लेकिन कंपनी के टर्म में अगर देखा जाए, मैं यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों की रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, कंपनियों के टर्म में, ठीक है, तो उनके लिए क्या होता है, इक्विटी सस्ता मिलता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इट में देयरफॉर प्रीमा फेस अपीयर दैट इक्विटी शेयर्स कैपिटल इज फ्री ऑफ कॉस्ट, बट this is not true. Equity capital, like other sources of funds, does not certainly involve an opportunity cost to the firm. देखो यहाँ पे opportunity cost क्या होता है, मैंने आपको रिटेन अर्निंग जब पढ़ाया था, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, नेट इनकम अप्रोच, ये दोनों टॉपिक आप जरूर देखिएगा, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे बोल रहा है कि इक्विटी कैपिटल जो होती है वो अदर सोर्सेज की तरह नहीं होती है, उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और इसका कॉस्ट भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ये ज़्यादा रिस्क बियरिंग होता है। देखो इक्विटी शेयर्स वगैरह बहुत ज़्यादा रिस्क बियर करते हैं वो लोग, ठीक है। तो यहाँ और वही हमारे रियल और प्योर शेयर्स होते हैं, हमारे शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बस हम इतना ही रीड करेंगे, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये इतना ही रीड करना है। अगर आप रीड करना चाहते हैं प्रॉपर तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको अच्छे से विजिबल हो रहा है, अगर हो रहा है तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अच्छे से और आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो कुछ मेथड जो है वो डिस्कस किए गए हैं, जैसे कि
द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कैन बी कंप्यूटेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। पहला डिविडेंड यील्ड मेथड, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड, अर्निंग यील्ड मेथड, अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ इन अर्निंग मेथड एंड रियलाइज यील्ड मेथड। ये 5 मेथड हैं। ये पांचों मेथड अपने अपने आप में हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के देते हैं और ये सारे मेथड जो है यूजफुल हैं, आपके काम आएंगे, एग्जाम में इसी से क्वेश्चंस आएंगे और आपको हर एक मेथड का अपना एक खुद का फॉर्मूला है। इन सभी का अपना अपना खुद का फॉर्मूला है, वो आपको लर्न करना है। बाकी मैं बता दूं ये टॉपिक जो है इजी है क्योंकि इसके फॉर्मूले भी बहुत छोटे छोटे आसानी से कैलकुलेशन हो जाती है। तो सबसे पहले हम डिविडेंड यील्ड मेथड से शुरू करेंगे। डिविडेंड यील्ड मेथड क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन के सॉल्व होते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड मेथड के। डिविडेंड यील्ड मेथड में क्या कह रहा है, इट इज ऑल्सो नोन एज डिविडेंड प्राइस मेथड। इसे डिविडेंड प्राइस मेथड, डिविडेंड मेथड या डिविडेंड प्राइस मेथड कह सकते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन, देखो किसके ऊपर बेस्ड है, मैंने अभी बताया था कि इक्विटी शेयर्स कैपिटल का कॉस्ट निकालना डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये डिविडेंड देखो कोई डिटरमाइंड रेट नहीं होता, साथ के साथ ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आज जो आपको मिल रहा है वही अगले सालों तक मिलता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द assumption that when an investor invests in an equity share of a company, he expects to get a payment at least equal to the rate of return prevailing in the market। लगभग अगर कोई पर्सन इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करता है किसी कंपनी की इक्विटी शेयर में, तो ही एक्सपेक्ट्स, वो उम्मीद रखता है, आशा करता है इतना पाने की, एटलीस्ट कम से कम इक्वल टू द रेट ऑफ रिटर्न प्रिवेलिंग इन द मार्केट। Hence, in order to ascertain the cost of equity capital, according to this method, dividend received is divided by the market value of the share। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, द इक्वेशन इज के मीन्स कॉस्ट। अब इक्विटी का कॉस्ट है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे लिखेंगे, के ई इज इक्वल टू D1 अपॉन में P0 या P0 बोल सकते हो इनटू में 100। अब के ई क्या है यहाँ पे, वेयर के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, D1 क्या है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, ठीक है, P0 क्या है, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। डिविडेंड यील्ड मेथड ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एज्यूम दैट, क्या एज्यूम करते हैं यहाँ पे इस मेथड में, अगर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इस मेथड से निकालते तो हम यहाँ पे ये एज्यूम करते हैं कि शेयर होल्डर्स गिव प्राइम इंपॉर्टेंस टू द डिविडेंड एंड रिस्क इज इन द फर्म रिमेन अनचेंज्ड। हम ये एज्यूम करते हैं यहाँ पे कि जो रिस्क है वो अनचेंज रहेगा और जो शेयर होल्डर्स है वो देते हैं, प्राइम इंपॉर्टेंस देते हैं टू द डिविडेंड को, ठीक है। लेकिन ये जो है ये डिविडेंड यील्ड मेथड के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका देखो आपने देख लिया और मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप अच्छे से रीड करके पढ़ सको, समझ सको। देखो यहाँ पे कुछ इसके लिमिटेशंस भी दे रखे, वो भी हम एक बार देखते हैं। दिस मेथड सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशन। इस मेथड में कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। देखो गाइस, जो आपने जैसे थ्योरीज पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स की, तो हर एक थ्योरीज का अपना आप में एक बेनिफिशियल भी होता है, लिमिटेशंस भी होते हैं। लिमिटेशन वो होते हैं जो कि जो पर्सन उस थ्योरी को नहीं मानता, उसको फॉलो नहीं कर सकता, या आज के टाइम में वो उतारी नहीं जा सकती हूबहू जैसे उन्होंने बता रखी है, तो वो लिमिटेशन हो जाती है कि नहीं इसमें ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है। बेनिफिशियल जो लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, थ्योरी के बिना भी हम अपना चला सकते हैं और बिना थ्योरी अप्लाई किए भी चला सकते हैं। जैसे कि कैश की नीड, अगर हम देखा जाए तो नीड्स ऑफ कैश के बारे में थ्योरी अगर आप पढ़ोगे तो आप वो भी कर सकते हो। अगर हम नीड ऑफ कैश के बारे में थ्योरी नहीं पढ़ोगे, अपने तरीके से मैनेजमेंट करोगे कैश का, वो भी कर सकते हो, है ना। तो ऐसे ही हर एक मेथड का अपना कुछ लिमिटेशन भी होता है और अपने कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। जब लिमिटेशन हो जाता है तो वो दूसरा मेथड आ जाता है, फिर उसके बारे में हम पढ़ते हैं, फिर उसका लिमिटेशन होता है तो फिर तीसरा मेथड आ जाता है, फिर उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, इस तरीके से होता है ना। तो इस मेथड के, डिविडेंड यील्ड मेथड के भी कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि देखो, इट इग्नोर्स द ग्रोथ इन द रेट ऑफ डिविडेंड। यहाँ पे जो डिविडेंड का रेट है वो इग्नोर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम डिविडेंड को वही मान रहे हैं जैसे एज इट इज अभी तक मार्केटिंग में उस हिसाब से शेयर पर होता था। इट इग्नोर्स द रिटेन अर्निंग, यस, एंड इट इग्नोर्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स अबाउट द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ शेयर प्राइसेस। यहाँ पे हम इग्नोर कर रहे हैं, एक सेकेंड, अबाउट इंक्रीज इन शेयर प्राइसेस। हम यहाँ पे इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, जो शेयर होल्डर्स है वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं किसके बारे में, कि शेयर प्राइस जो है बढ़ेगा, उस चीज को हम इग्नोर करते हैं। तो एज सच दिस मेथड इज सुटेबल ओनली व्हेन द कंपनी हैज स्टेबल अर्निंग। कब स्टेबल अर्निंग जो होगी तब सुटेबल एंड स्टेबल डिविडेंड होगा पॉलिसी। सो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी होगा तब ये डिविडेंड यील्ड मेथड सुटेबल होता है। ठीक है गाइस,
तो ये हमारा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उसके कितने सारे मेथड है, लगभग 5 मेथड है। उसमें से पहला मेथड मैंने आपको बताया अभी, जिसका नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ डिविडेंड यील्ड मेथड, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिविडेंड यील्ड मेथड। उसका पहला मेथड है डिविडेंड यील्ड मेथड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट इज इक्वल टू D1 अपॉन में P0 इंटू में 0। डिविडेंड जो हमारा डिविडेंड है, P से मार्केट का प्राइस जो होता है इक्विटी शेयर का, और इंटू में 100। इस तरीके से हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 के दो पार्ट है, ए पार्ट और बी पार्ट। पहले हम ए पार्ट देखेंगे। द अर्निंग पर शेयर ऑफ अ कंपनी इज ₹32। देखो अर्निंग पर शेयर कितना है, 32 है। अब 32 पे वो कितना कुछ डिविडेंड देता होगा, कितना डिविडेंड देता है, ₹32, ऑफ विच 75% इज पेड इन अ डिविडेंड, जिसमें से 75% हम डिविडेंड के रूप में देते हैं। तो यानी कि 32 का 75% क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। कंपनी एक्सपेक्ट्स टू मेंटेन इट्स इन फ्यूचर ऑल्सो। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इफ द मार्केट प्राइस ऑफ इट्स इक्विटी शेयर इज ₹120। अगर मार्केट प्राइस 120 है तो बताओ कि कितना कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा। ठीक है गाइस, तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला अच्छे से मैं आपको बताती हूँ एक बार लिखकर कि क्या होता है। ये देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, और ये है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल का डिविडेंड यील्ड मेथड का फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिविडेंड D1 अपॉन में P0 इंटू में 0, सॉरी इंटू में 100। D1 डिविडेंड पर शेयर होता है, P0 करंट प्राइस ऑफ पर शेयर, मतलब मार्केट प्राइस कितना है शेयर का, वो होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम करेंगे अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे और फिर सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे जो गिवन होती है, और फिर उसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट कर रहे हैं हम। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो ऐसी रहेगा, डी से डिविडेंड। देखो डिविडेंड कैसे निकालेंगे, 32 रुपए जो है पर अर्निंग पर शेयर है, जिसपे 75% वो क्या देता है, डिविडेंड देता है। तो इसको कट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा 24। तो डिविडेंड आ गया 24। P0 मतलब मार्केट प्राइस कितना था, बुक में गिवन था 120, और इंटू में कर दो 100। अब आप सॉल्व कर दो, आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल जाएगा। इसको इससे कट कर दो, 220 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 20%, क्योंकि इसके आंसर जो है परसेंट में आते हैं। तो कितना आ गया 20%। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, हमें इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो ये पहला मेथड था, और पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन शुरू है इसके। क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट है, और हमने पहला मेथड किया डिविडेंड यील्ड मेथड। और एक बात और बताना चाहूंगी मैं आपको, जैसे अभी तक हमने क्वेश्चंस किए थे, जैसे हम डिबेंचर्स के क्वेश्चंस किए थे या प्रेफरेंस शेयर्स के क्वेश्चंस किए थे, आप लोगों के मन में वाला कई बार क्वेश्चन उठा तो होगा, लेकिन आपने शायद बोला नहीं या आप बोलना नहीं चाह रहे। हमने जब कॉस्ट ऑफ डेब्ट किया था तो हमने देखा था उसमें क्या था, रिडीमेबल और इरिडीमेबल वाले थे डिबेंचर्स, और उसमें भी आफ्टर टैक्स था, बिफोर टैक्स था, आफ्टर टैक्स था और बिफोर टैक्स था, दो थे। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर्स वाले हमने किए थे, लेकिन रिडीमेबल तो इरिडीमेबल इसमें भी था यहाँ पे, लेकिन हमारे पास आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स नहीं था, ना ही आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स इरिडीमेबल वाले में था। ऐसे ही हमारे इक्विटी शेयर्स में भी आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स नहीं है। तो आप बता सकते हो कि आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैंने आपको लिवरेज पढ़ाया था, इनकम स्टेटमेंट जब बनवाया था, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, हम इंटरेस्ट माइनस करते थे, देन टैक्स माइनस करते थे। टैक्स माइनस करने के बाद हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते थे, और उसके बाद हमारे पास क्या बचता था, इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसका मतलब हमें इंटरेस्ट जो देते हैं डिबेंचर्स पे वो माइनस करते हैं, उसके बाद हम टैक्स माइनस करते हैं। फिर जो अर्निंग आती है वो डिविडेंड की ही अर्निंग होती है, मतलब हमारे शेयर्स की ही अर्निंग होती है, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स वालों की होगी थी पहले, और बाद में इक्विटी वालों की होती है। तो इसलिए टैक्स ऑलरेडी माइनस हो चुका होता है, इसलिए यहाँ पे आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स का कोई इस तरीके से हम सीन नहीं करते। लेकिन अगर आपको निकालना है आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स, तो आप ऐसे एज्यूम करो कि आफ्टर टैक्स ही चल रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट माइनस हो गया ना। एक सेकंड रुको, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ये देखो गाइस, ये इनकम स्टेटमेंट है। मैंने आपको लिवरेज चैप्टर करते टाइम समझाया था कि सबसे पहले हमारे पास सेल्स होता है, सेल में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल कर आता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBIT बोल सकते हैं, वो निकल कर आता है। देन इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स निकल के आता है। अब देखो इंटरेस्ट तो माइनस हो गया ना, तो इंटरेस्ट डिविडेंड वाला ही तो माइनस हुआ है। अब माइनस करते हैं टैक्स।
टैक्स माइनस करने के बाद ही जो बचता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, जिसको हम EAT बोलते हैं, तभी हम माइनस करते हैं हमारे डिविडेंड। तो टैक्स माइनस करने के बाद ही हमारी प्रेफरेंस शेयर या डिविडेंड की बारी आती है, समझ रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे जो हमें कैलकुलेशन कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स में या इक्विटी शेयर्स में, वो आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स का सीन इस तरीके से क्रिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कैलकुलेशन ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है। अगर आप आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स जाओगे तो फिर आपको उल्टी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। जो चीज़ घटाई है उसे प्लस करके अगर आप ऊपर जाते हो तो वो उल्टी कैलकुलेशन हो जाती है। जो हम माइनस करते हैं वो प्लस करता है, जो प्लस करेंगे माइनस करेंगे, तो उससे हम ऊपर पहुंच सकते हैं इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ पे हम ऑलरेडी आफ्टर टैक्स वाला ही निकाल रहे हैं, लेकिन अगर हमें टैक्स के केस से कैलकुलेट करना है बिफोर टैक्स, तो फिर हम बाद में बिफोर टैक्स वाला निकालेंगे। पहले आफ्टर टैक्स निकाल रहे हैं, जो निकाल रहे हैं इस वक्त वो आफ्टर टैक्स ही है, ठीक है। अगर वो आप कैलकुलेट करते हो आफ्टर टैक्स आता है वो, क्योंकि आफ्टर टैक्स बाद ही होता है यहाँ पे सब, लेकिन आप बिफोर टैक्स वाला निकालना चाहते हो तो पहले आप ये कैलकुलेट करोगे, देन आप बिफोर टैक्स निकाल पाओगे, मतलब उल्टी कैलकुलेशन करके आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही समझा रही थी कि इसमें इस तरीके से बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आफ्टर टैक्स ही है। अगर आप चाहते हो कि बिफोर टैक्स वाला कैलकुलेट करूं तो फिर उल्टी कैलकुलेशन करके आप पहुंच पाओगे, समझ गए। तो यहाँ पे ये इसलिए चीज़ है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लेक्चर शायद बहुत बड़ा हो गया है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन सब्सक्राइब इट।